आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं उसमें वीएसी कोड जो है बीएसी 1 बी कोड सेट 2 का जो पेपर का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो इस पेपर से रिलेटेड जो प्रश्न एग्ज़ाम में आए थे 2024 के इस एग्ज़ाम में सेशन 2023-27 का 2 घंटे का ये पेपर है जो फुल मार्क्स 50 मार्क्स के हैं। और इनके कौन कौन से प्रश्न आए थे ये देखते हैं और उसका क्या उत्तर होगा ये हम यहाँ पे पूरी डिटेल में देखेंगे। तो ये 2 खंडों का एग्ज़ाम प्रश्न पत्र है, यानी कि ग्रुप ए खंड आ जो कंपलसरी है। 5 प्रश्न होते हैं इसमें और पाँचों के पाँचों का उत्तर यहाँ पे शॉर्ट में देना होता है। तो पिछले वीडियो में जो हमने इस एग्ज़ाम से पहले जो बनाया था उसमें जो प्रश्न हमने लिए थे उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिला है। जिन स्टूडेंट्स ने उन प्रश्नों को पढ़ के गए होंगे वो आसानी से इसे कर सके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेल्थ। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मतलब स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हमने बताया था और डिटेल में स्वास्थ्य क्या है, उसके कौन कौन से आयाम हैं, उसके क्या कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी हमने बात किए थे। तो चलो आज भी हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और उसको करते चलते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकते थे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार, जिन्होंने 1948 में, ये ज़रूरी नहीं कि आप सन भी लिखें लेकिन यदि याद रहे तो आप लिख सकते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा निम्न रूप से दी है। 2 परिभाषा इन्होंने दी हैं। पहला तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से, यानी कि हमारा जो शारीरिक है बॉडी, मेंटल एंड सोशल रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, यानी कि समस्या का से रहित होना, समस्या से विहीन होना ही स्वास्थ्य है। या फिर दूसरा परिभाषा इसी में इन्होंने दिया है कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप अच्छे से लिख सकते थे कि केवल बीमारी का अनुपस्थित होना, मतलब शरीर में कोई रोग नहीं है, इतने मात्र से हम स्वास्थ्य उसको नहीं कहेंगे। तो यही यहाँ पे जैसे पूछा था ना, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, तो अपनी भाषा में भी लिख सकते थे कि सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ ही जीवन है, जो हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार से, शरीर से भी स्वस्थ रहें, मन से, और सामाजिक रूप से भी हमारा सार्वभौमिक जो रिलेशन है वो अच्छा हो। स्वास्थ्य का अर्थ जो होता है विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम सार्वभौमिक दृष्टि से देखें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक एवं भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट करने में सक्षम हो सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ का थोड़ा सा यहाँ पे एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण है कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं सफलतापूर्वक, तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न का, जो कि आप इसमें बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, केवल ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना स्वास्थ्य है, और केवल रोगों का अभाव या रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पूर्ण रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पे लिखना था, क्योंकि ये पेपर ही शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा छात्रों को शारीरिक गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण जिसमें दिया जाता है, जो छात्रों को फिट यानी कि स्वस्थ, तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। छात्रों को प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और जो छात्रों को खेल में प्रतिस्पर्धा कराना चाहते हैं, मतलब कंपटीशन के माध्यम से, खेल भावना के माध्यम से, उनके लिए विशेष अभ्यास सत्र की व्यवस्था की जाती है। तो यह शारीरिक शिक्षा है। और यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो शारीरिक शिक्षा को शारीरिक गतिविधियों की मदद से सीखना, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उसकी सहायता से सीखने की प्रक्रिया, और मानसिक स्तर पर इसके लाभों को समझा जाता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा वह है जिसमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह है जिसमें शारीरिक गतिविधियों की मदद से सीखना और मानसिक स्तर पर इसके लाभों को समझा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि शारीरिक गतिविधियाँ, यानी कि फिजिकल और फिजिकल एक्टिविटीज़ के उपयोग के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक लाभ के लिए लाभ प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, और वह शारीरिक शिक्षा कहलाता है।
तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न यहाँ पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, योग का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा? योग का क्या अर्थ है? बहुत ही सरल प्रश्न है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि योग का क्या अर्थ है, तो इसमें योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से हुआ है। संस्कृत में जैसे धातु रूप होते हैं जिससे योग शब्द का निर्माण होता है, तो युज धातु में घ यानी कि घ और इया घ प्रत्यय लगने से वी है, जिसका सामान्य अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि संयोग, जुड़ जाना, दो तत्वों का अधिक तत्वों का एक रूप हो जाना। और संयोग अर्थ इसका अर्थ होता है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार इसके गण पाठ के अनुसार 3 युज धातु बनते हैं और तीनों युज धातु के अलग अलग अर्थ होते हैं। यदि युज समाधो है तो उसका अर्थ होगा समाधि, यानी कि योग का एक अर्थ हो गया समाधि, यानी कि समभाव में स्थित हो जाना। समाधि अवस्था में योगी का स्थित होना योग कहलाता है। दूसरा है युजिर योगे। युजिर योगे के अनुसार संयोग या जुड़ाव अर्थ में योग का अर्थ होता है, जो कि आप यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि किसका संयोग होना, तो आत्मा का परमात्मा से संयोग। ठीक है, आत्मा का किससे? परमात्मा का संयोग, यानी कि एक हो जाना। आत्मा अलग है, शरीर में स्थित है, वह परमात्मा से जब एकाकार हो जाता है, दोनों मिलकर जब एक हो जाता है तो वह योग कहलाता है। योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है कि आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, केवल योग उतना मात्र नहीं है, वो तो फिजिकल एक्टिविटीज़ है। वो तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर स्थित आत्म तत्व को जान पाते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, उतना मात्र नहीं है, योग एक व्यापक शब्द है। फिर तीसरा देखिए, युज संयमने। युज संयमने से संयम, संयम मतलब नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? मन और इंद्रियों आदि पे नियंत्रण। तो योग का मुख्य 3 अर्थ हो जाता है, समाधि, युज समाधो से, संयोग मतलब जुड़ाव, एक रूपता, एक रूप हो जाना, और संयम मतलब नियंत्रण। तो ये तीनों अर्थ आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। 4th प्रश्न है डी में, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये 1 नंबर के प्रश्न में बहुत ही सरल प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये आप आराम से इसको स्मरण में रखें। और यह एग्ज़ाम के लिए, चूँकि खेल से संबंधित ये प्रश्न पत्र था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में आप आगे देखेंगे कि भारत के 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम लिखें। तो 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम लिखने थे, तो उसमें से हम यहाँ काफ़ी सारे जो राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है फुटबॉल के भारतीय खिलाड़ी जो सबसे प्रसिद्ध है, उनका नाम सुनील छेत्री है। एक तो एक आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, नरेंद्र गहलोत, लालचुंग गुंगा और आकाश मिश्रा, रोशन सिंह, आशीष राय। तो ये सारे जो हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनमें से किसी भी 2 खिलाड़ियों का नाम आप को एग्ज़ाम में लिखने थे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे ये जो शॉर्ट टाइप्स के प्रश्न थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब दूसरा आता है ग्रुप बी, यानी कि खंड ब में। इसमें लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन था, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर केवल देना है। और सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इट। यानी कि मीनिंग एंड परिभाषा और स्वास्थ्य की परिभाषा और उसके फैक्टर कौन कौन से। स्वास्थ्य की अर्थ स्वस्मिन तिष्ठति, स्वास्थ्य, स्व में स्थित हो जाना क्या है? स्वास्थ्य है। अपने जो वास्तविक अवस्था है, हेल्दी अवस्था है मनुष्य का जो नेचुरल, उसमें स्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो स्वास्थ्य परिभाषा भी हमने पिछले उसमें देख चुके हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। WHO के अनुसार केवल शारीरिक रूप से फिट होना या शारीरिक रूप से रोगों का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से समग्र रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है, कल्याण की अवस्था है, जिसमें रोगों का केवल अभाव नहीं बल्कि सभी प्रकार से स्वस्थ होना। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसको हम अपने जो पिछले वीडियोज़ थे उसमें भी दिखाए थे और यहाँ हम फिर से उसको देख लेते। इसमें हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो इसकी व्याख्या करें, जो कि हम पिछले वीडियोज़ में भी बताए थे। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विविध कारक होते हैं। इसमें से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं। इसमें से आहार, यानी कि हम क्या खाते पीते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम पौष्टिक तत्व खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और यदि हम अधिक तेल, चीनी, शर्करा से
युक्त पदार्थ को खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सीमित हो सकता है और स्वास्थ्य में नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें अधिकतम प्रोटीन, विटामिन, फल सब्जियों से युक्त जो मतलब प्रोटीन विटामिन से युक्त जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उन सबको शामिल करना चाहिए। तो ये आहार भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा, व्यायाम। नियमित व्यायाम से हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है और मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, रोगों से बचे रहते हैं। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य की स्तर जो है निम्न हो सकता है। आवास कहाँ पे रहते हैं ये भी हमें प्रभावित करता है। स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ आवास में रहना, वातावरण में प्रदूषण का ना होना या प्रदूषण का होना, ये भी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। फिर उसके बाद नशा। यदि हम कोई नशा आदि कोई सेवन करता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है और नशे से दूर रहने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। रोग और अवसाद। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग है और चिंता, तनाव आदि उसमें घिरे हुए हैं तो भी उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगते हैं। तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसके अलावा हमने बात किया था कि आर्थिक स्थिति। यदि व्यक्ति गरीब है, बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वो अच्छे भोजन आदि जो पौष्टिक भोजन है वो सब नहीं ग्रहण कर पाते हैं, अपने स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर पाते हैं, स्वस्थ और साफ़ सुथरे ढंग से नहीं रह पाते, तो इसलिए भी उसको बीमारी हो सकते हैं। समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने में आर्थिक कारण भी होता है, आर्थिक फैक्टर भी होता है। सामाजिक संबंध। यदि हमारा जो सोशल में अच्छा संबंध नहीं है, आसपास के जो हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, यदि उसके साथ अच्छा तालमेल नहीं है तो उसकी वजह से भी मनमुटाव, चिंता, तनाव, द्वेष आदि से भी शारीरिक मानसिक समस्याएं देखने को मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, मतलब जो स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों को हम देखते हुए यदि हम सही तरह से आहार विहार लें, नियमित व्यायाम करें, स्वच्छ सुरक्षित आवास में रहें, सकारात्मक सामाजिक संबंध हो और एक स्वस्थ जीवन शैली का यदि हम हिस्सा बनाए रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये इस प्रश्न को आप अच्छे से कर सकते थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न था इसमें 3rd नंबर का, आप देखते हैं कि मधुमेह क्या है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, रक्त में शर्करा का मात्रा मतलब कि शुगर का मात्रा बढ़ जाना मधुमेह कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप बी। तो इसके रोकथाम में बचाव का विवेचना करें। तो इसके रोकथाम और बचाव में आप इसको अच्छे से लिख सकते थे कि यदि कोई व्यक्ति डाइट का मतलब खान पान, अच्छे पौष्टिक सुपाच्य भोजन को ग्रहण करे, नियमित थोड़ा बहुत व्यायाम और वॉकिंग करे, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम आदि का अभ्यास करे तो डायबिटीज़ से प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से डायबिटीज़ से बचाव किया जा सकता है, उससे रोकथाम किया जा सकता है। और व्यक्ति डायबिटीज़ जो मधुमेह रोग है उनके कारण को रोकते हुए, कारण से मतलब मुक्त होते हुए स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकता है। तो ये तो हमारा तीसरा प्रश्न था। इसके अलावा आप चौथा प्रश्न देखेंगे, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। योग के इतिहास और उसके विकास पर एक मतलब लेख लिखें, निबंध लिखें। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि योग का इतिहास क्या है। तो इतिहास मतलब कब से शुरू हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरी सृष्टि जो उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं कि जो पूरा सृष्टि उत्पन्न हुआ है, जो सबसे पहले थे भगवान विष्णु शेषनाग की उस पे सिया पे लेटे हुए थे, तो वहाँ से मतलब ध्यान के माध्यम से उसकी इच्छा हुई कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ। तो ये ध्यान के माध्यम से ही उत्पन्न हुआ। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्मा जी से मतलब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया लें या कहीं से भी लें तो वो कहीं ना कहीं जो सृष्टि की उत्पत्ति से ही योग का हमें अस्तित्व देखने को मिलता है। यानी कि वो सूक्ष्म रूप में योग, चूँकि क्या है, ज्ञान है। योग क्या ज्ञान है, विज्ञान है। तो ज्ञान तो हमेशा रहता है क्योंकि वो भौतिक पदार्थ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, तो अब चूँकि ये तो हो गई फिलोसफिकल बात, दार्शनिक बात। हमें एग्जाम में क्या लिखना था, तो एग्जाम में लिखना था हमें कि योग का इतिहास में हड़प्पा काल के जो प्राचीन इतिहास है, तो हम लिख सकते थे 3 कैटेगरी में इसको, कि प्राचीन काल में योग, यानी कि प्राचीन काल में योग क्या था। फिर है ये मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन में योग, और फिर आधुनिक काल में योग। ये 3 कैटेगरी में यदि आप लिखेंगे तो आप इसको आराम से, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते थे। प्राचीन काल में क्या था, जैसे हड़प्पा आदि जो मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुआ तो वहाँ भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली जो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए, जैसे पशुपति का मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे सिक्के आदि जो मिले जिसमें कि योग से संबंधित मुद्राओं का उसमें उल्लेख है। मतलब योग के आकृतियाँ, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि योग उस समय भी था। कब था, जब हड़प्पा कालीन समय था, जो सबसे प्राचीन इतिहास है भारत का, तब भी था। मध्यकालीन उसमें भी देखें कि मेडिएवल हिस्ट्री में, तो उस समय भी बहुत सारे जो लिटरेचर हैं, जैसे योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, योगी बहुत सारे हुए हैं, तो वो सब प्रसिद्ध योगियों की जीवनी से भी हमें देखने को मिलता है कि उस समय भी योग पूरा था। भक्ति योग था, ज्ञान योग था, कर्म योग था, सभी तरह के योग थे। और उसके अलावा आप जैसे रामायण, महाभारत, ये सब में तो देखते ही
नहीं है कि सभी योग की चीज़ों को आप इसको भी अच्छे से लिख सकते थे। आधुनिक काल में यदि हम बात करें शॉर्ट में, तो आधुनिक काल में यदि देखा जाए तो आधुनिक काल में जो जितने सारे अभी संत महात्मा ऋषि मुनि आदि जो हैं वो अपने अपने उपदेशों के माध्यम से ज्ञान योग कर्म योग जो गीता में है बताया गया उन सभी का प्रचार प्रसार करते हैं। और शारीरिक अभ्यास में देखा जाए तो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध आदि इन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार देखा जाता है। इनमें से कुछ नाम को आप अच्छे से लिख सकते थे। जैसे लाहिड़ी महाशय हैं जो स्वामी योगानंद हैं, योगानंद काफ़ी फेमस योगी हैं, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु लाहिड़ी महाशय थे और उनके माध्यम से भी उन्होंने योगा का प्रचार प्रसार विदेशों में काफ़ी पहले से किया हुआ है। और उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो हैं, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने भी विदेशों में जाकर के, आप सभी इसको लिख सकते हैं, विवेकानंद जी ने भी योग का काफ़ी प्रचार प्रसार अमेरिका और सभी जगह पे किया था। और ये किसमें राजयोग यानी कि जो कहते हैं राजयोग, ध्यान योग, वेदांत के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा अभी जैसे बहुत सारे जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हो गए, और फिर अभी जैसे एक तो आप आराम से देख सकते हैं स्वामी बाबा रामदेव जी भी हैं, जो मॉडर्न काल में टीवी के माध्यम से और प्रचार माध्यमों के माध्यम से इन्होंने जो आसन आदि हैं, जो मतलब कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, तो उन सभी चीज़ों का जन जन तक लोगों तक प्रचारित किया। जबकि इससे पहले योग काफ़ी ज़्यादा प्रचारित था, लेकिन सामान्य लोगों तक, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनको पता नहीं था। वो लोग ज़्यादा नहीं जानते थे क्योंकि ये सब पढ़ाई में था, पुस्तकों में था, साहित्य में था, और सब लोग विदेशों तक तो ये फैला हुआ था। बहुत सारे योगी आप जब पढ़ेंगे आप आगे यदि तो देखेंगे कि इतना सारा फैला हुआ था। बाबा रामदेव ने तो टीवी और प्रचार माध्यमों के माध्यम से उसे जन जन तक लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो योग है वो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक आते आते विस्तृत रूप में फैला, और अब धीरे धीरे योग एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, अलग विषय के रूप में हर संस्थान में, हर माने कि ग्रेजुएशन, मास्टर और यहाँ तक कि पीएचडी लेवल तक योग विषय शामिल हुआ है, जो कि पहले एक अन्य विषयों में जैसे कि संस्कृत और दर्शन शास्त्र में ये सम्मिलित होता था। लेकिन अब योग को एक अलग विषय बनाया गया है, क्योंकि योग केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि योग एक प्रैक्टिकल है, व्यवहार भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो इसलिए इसमें रिसर्च अनुसंधान के माध्यम से यह शरीर को स्वस्थ भी बनाता है, मन को शारीरिक स्वास्थ्य भी देता है, शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य देता है, मन को मानसिक बल देता है, और आत्मा को ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनाता है, और अपने जीवन लक्ष्य को भी प्रदान करने वाला होता है। तो यह पूरा का पूरा मेडिकल साइंस के साथ भी फिट बैठता है, मनोविज्ञान के साथ भी इसका बहुत अच्छा रिलेशन होता है। तो यह एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है। तो इसका ये विकास पे आप अच्छे से लिख सकते थे। यदि इसको और डिटेल में आप देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ये 3 पॉइंट में आपको कोलैबोरेट करना था: प्राचीन काल में योग, मध्यकाल में और आधुनिक काल में योग का विस्तार। तो ये प्रश्न यहाँ पे पूरा हो जाता। 5वां प्रश्न है, ये तो 3 प्रश्न ही आपको करने थे वैसे, तो इसके अलावा भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि भारत के प्रमुख खेल संस्थान कौन कौन से हैं, आप इसका नाम लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताना था। और लास्ट में फुटबॉल खेल के बारे में समझाइए। फुटबॉल खेल क्या होता है, आप नॉर्मली जानते हैं कि फुटबॉल कैसे खेलाया जाता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, किस प्रकार से उसमें क्या होते हैं, तो इसके बारे में संक्षेप में आपको बताना था। मूल रूप से आपको इसमें 3 प्रश्न ही सॉल्व करने थे। बाकी अन्य यदि कोई डाउट हो तो आप उसको आराम से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।